नमस्कार दोस्तों, साधक के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपकी मांग के अनुरूप और हमारे उद्देश्य, सीधी बात, नो बकवास, मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट को पूरा करने के प्रयास के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे सामान्य परिचय की। इसमें हम लोक प्रशासन और प्रशासन का क्या अर्थ होता है, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकृति और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। लोक प्रशासन के अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे लोक प्रशासन के। उसके बाद प्रशासन का अर्थ संबंधी दृष्टिकोण देखेंगे, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद महत्व के बारे में पढ़ेंगे। लोक प्रशासन का महत्व 5 नंबर में भी आ सकता है, 11 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लास तैयार करी है ताकि आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। इसके अलावा लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ यह बता देना अति आवश्यक है कि हम प्रकृति और क्षेत्र लोक प्रशासन के अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके अलावा महत्व, अर्थ संबंधी दृष्टिकोण, विशेषताएं, अर्थ, ये सब चीजें इसी क्लास पर कवर अप करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत लोक प्रशासन के 2 शब्द आते हैं। एक है लोक अर्थात सरकार, दूसरा है प्रशासन अर्थात सेवा करना। लोक या सरकार को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार मूवी में अमिताभ बच्चन को आपने जनता की ओर अभिवादन करते देखा होगा। वह कहने को तो सरकार है, लेकिन उनकी पूरी शक्तियां उसी जनता पर निहित हैं जिसके सामने वो अपना सर झुका रहे हैं। अर्थात सरकार भले ही हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? प्रशासन। प्रशासन मतलब क्या है? सेवा करना। इसी प्रकार हम इसके परिभाषा को समझते हैं। जैसे जनता की सेवा से संचालित गतिविधियां इसके अंतर्गत आती हैं। सार्वजनिक भवनों का निर्माण करना आता है, लोक व्यवस्था से संबंधित बातें आती हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत। सड़क का निर्माण कहाँ करना है, इस बात का संबंध भी लोक प्रशासन से है। सड़कों में लाइटें कहाँ लगानी है, आपकी जो भी लोक कल्याण से संबंधित बातें हैं वो सब लोक प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रशासन के अर्थ को समझेंगे। मैंने इसके पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रशासन जब भी शब्द आए आपको 2 बातें याद रखनी है कि प्रशासन औपचारिक भी होता है और प्रशासन अनौपचारिक होता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि प्रशासन औपचारिक कैसे होता है। औपचारिक का मतलब यह होता है जैसे फेसबुक एक बड़ी कंपनी है, उसकी अपनी एक व्यवस्था है, उसके अपने एक नियम कायदे हैं, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। इस तरह की जो प्रशासन व्यवस्था होगी उसे हम औपचारिक शासन व्यवस्था कहेंगे। इसके अलावा प्रशासनिक अनौपचारिक व्यवस्था को हम ऐसे समझ सकते हैं कि घर में दादाजी ने एक नियम बनाया है कि प्रत्येक सदस्य को, घर के प्रत्येक सदस्य को 10 बजे तक घर में आ जाना है। यह एक अनौपचारिक नियम है। तो इस प्रकार का जो प्रशासन रहेगा वह अनौपचारिक प्रशासन कहलाएगा। ठीक है। जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं कि क्या है। उसमें यही बोलता है कि किसी विशिष्ट समूह विशेष प्राप्ति के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सहयोगात्मक रूप या सामूहिक प्रयास ही प्रशासन कहलाता है। प्रशासन के बारे में 2 तरह की परिभाषाएं आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार एक परिभाषा दी गई है और लूथर गुलिक साहब ने एक परिभाषा दी है। एनसाइक्लोपीडिया में क्या कहा गया है? प्रशासन का अर्थ कार्यों का प्रबंध करना है। और वहीं अब आगे बढ़ते हैं तो लूथर गुलिक साहब क्या कहते हैं? लूथर गुलिक साहब कहते हैं कि प्रशासन का संबंध कार्यों को संबंध कराने से है जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रशासन की विशेषताएं या तत्व के बारे में। प्रशासन की पहली विशेषता क्या है? सामूहिक उद्देश्य। अब सामूहिक उद्देश्य की जब बात करेंगे तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं? यह मान लीजिए कि फेसबुक एक बड़ी कंपनी है और उसका उद्देश्य क्या है? सारे विश्व को एक सूत्र में बांधना। तो इस तरह के प्रशासनों के सभी उद्देश्य होते हैं और यहां पर यह याद रखना
आवश्यक है कि लोक प्रशासन का और निजी प्रशासन का उद्देश्य अलग अलग होता है, लेकिन दोनों में विशेष बात यह होती है कि इनमें सामूहिक उद्देश्य होते हैं। इसके बाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कार्य करना। इसमें क्या होता है कि जैसे गूगल के सीईओ वर्तमान समय में सुंदर पिचई साहब हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरे गूगल का कार्य अकेले ही वो कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रशासन के कार्यों को अलग अलग लोगों को उनके क्षमता के हिसाब से बांट रखा है। इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे भारत में यदि प्रशासन चलाना है गूगल का, तो उन्होंने भारत के लिए एक अलग अपना को सीईओ बना रखा है, चीन के लिए अलग को सीईओ बना रखा है। इस प्रकार प्रशासन जो है, प्रशासन के लिए बहुत से सारे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, ना कि एक व्यक्ति प्रशासन चला सकता है। अधिकारों के प्रत्यायोजन या हस्तांतरण की जब व्यवस्था की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ऐसा होता है कि अपना गूगल एक कंपनी है, गूगल ने क्या कर रखा है अधिकारों के लिए, मैंने अभी बोला कि जैसे भारत का जो को सीईओ होगा उसमें सुंदर पिचई ने उसके लिए कुछ अधिकार उसको हस्तांतरित कर रखे होंगे कि आप भारत में रहते हुए कुछ इस तरह के स्वतंत्र काम कर सकते हैं। इसी तरह चीन के को सीईओ को उन्होंने कुछ अधिकार दे रखे हैं। तो इस प्रकार अधिकारों का प्रत्यायोजन या हस्तांतरण की व्यवस्था प्रशासन में होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा तथा औपचारिक संगठन की बात हम कैसे याद रख सकते हैं। बड़ा तथा औपचारिक संगठन में क्या होता है कि हर एक कंपनी का, हम गूगल का ही उदाहरण लेते हैं, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उस कंपनी को चलाने के कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, जो इस तरह की औपचारिक संगठन की व्यवस्था करते हैं, उसे हम औपचारिक संगठन का नाम दे देते हैं। अब बात करते हैं पारस्परिक सहयोग की भावना। पारस्परिक सहयोग से मतलब वर्क कल्चर से होता है। वर्क कल्चर से मतलब क्या होता है, अपने चारों ओर प्रशासन में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है, पारस्परिक सहयोग की भावना होती है, एक दूसरे की प्रोफेशनल रिश्तों को इमोशनल रिश्तों में बदलने की बात की जाती है। जब इस तरह का बात होता है जिसमें मैक्सिमम आउटपुट इस तरह का फ्रेंडली रिलेशन बनाकर फ्रेंडली वेलफेयर एटमॉस्फेयर बना के प्राप्त किया जाता है, तो उसे पारस्परिक सहयोग की भावना कहते हैं, जो प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता है। अब हम बात करते हैं प्रशासन के दो प्रकारों की। दो प्रकारों में किसकी बात करते हैं, दो प्रकारों में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, इनके बीच में अंतर भी हम समझ चुके हैं। लोक प्रशासन होता है और निजी प्रशासन होता है। लेकिन यहां पर यह बात ध्यान देने की जरूरत है कि लोक प्रशासन की जो अवधारणा होती है वो लोक कल्याणकारी होती है, वहीं पर निजी प्रशासन की जो अवधारणा होती है वो अधिकतम लाभ प्राप्त करने की होती है। यदि आप इसको आंखों देखा हाल देखना चाहते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए और प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको साफ अंतर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या क्या हो जाता है, लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक हित निहित होते हैं, वहीं पर निजी प्रशासन के अंतर्गत स्वहित होता है। लोक प्रशासन में सेवा की भावना निहित होती है, इसमें निजी प्रशासन में लाभ प्राप्त करने की भावना होती है। उदाहरण हम देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना लोक प्रशासन के अंतर्गत होती है और इंफोसिस जैसी कंपनियों का उदाहरण संचालन करना निजी प्रशासन के अंतर्गत होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रशासन से की प्रकृति से संबंधित दो दृष्टिकोण होते हैं। दो दृष्टिकोण कौन कौन से होते हैं, एक एकीकृत दृष्टिकोण होता है और दूसरा दृष्टिकोण होता है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। इसे हम छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। प्रशासन में एक बात याद रखिएगा कि मैं अभी प्रशासन की बात कर रहा हूं, लोक प्रशासन के दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रशासन के दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं। तो इसमें दो तरह के होते हैं। पहला है एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण कैसे होता है, जैसे रिलायंस ग्रुप हो गया, रिलायंस ग्रुप के सभी अधीनस्थ अधिकारी या प्रबंधक सभी को मिलाकर जब हम प्रशासन को देखते हैं तो वह एकीकृत दृष्टिकोण कहलाएगा। इसके अंतर्गत रिलायंस ग्रुप के श्रमिक भी सम्मिलित हो जाएंगे, चौकीदार भी सम्मिलित हो जाएंगे, लिपिक भी सम्मिलित हो जाएंगे और प्रबंधक भी सम्मिलित हो जाएंगे। इसी प्रकार जब हम प्रबंधात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं प्रशासन में, तो इसमें क्या होता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मुकेश अंबानी जी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल बिजनेस का सीईओ प्रबंधक बनाया है। इसी प्रकार आकाश अंबानी जी को जियो
जियो का उन्होंने सीईओ बनाया है। तो जब इस तरह के प्रबंधक की दृष्टिकोण की बात करते हैं हम, तो वह प्रशासन के अंतर्गत प्रबंधात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है कि इसके अनुसार प्रबंधात्मक दृष्टिकोण का मतलब आशय कार्य करना नहीं बल्कि कार्य करवाना होता है। इसके अंतर्गत अब मैंने जो एग्जाम्पल बताया, अब ईसा अंबानी मैक्सिमम उनका फोकस लोगों से काम करवाने का होगा। काम करती हैं लेकिन मैक्सिमम फोकस काम करवाने पर होगा। मैं ये समझ पा रहा हूं कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। यहां पर प्रशासन समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे लोक प्रशासन की। तो लोक प्रशासन का जो कीवर्ड होता है, एक बात याद रखिए, लोक प्रशासन का कीवर्ड होता है औपचारिक, फॉर्मल अरेंजमेंट, मतलब फॉर्मल व्यवस्था, औपचारिक व्यवस्था। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे संविधान के आर्टिकल 44 के तहत समान नागरिक संहिता आपको यदि लागू करना है तो आप सीधे लागू नहीं कर सकते। उसमें विधायिका में पहले बिल प्रस्तुत करना पड़ेगा, बिल के बाद वो एक्ट बनेगा, एक्ट के बाद न्यायालय के द्वारा उसको यह बताया जाएगा कि यह संवैधानिक है कि नहीं, और यह बताने के बाद अंतिम रूप से लोक प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा उसे क्रियान्वित करवाया जाएगा। तो यह होता है लोक प्रशासन। परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा भी हम 3 लोगों के हिसाब से देखेंगे। पहले तो सामान्य परिभाषा देखेंगे, वुडरो विल्सन के अनुसार परिभाषा देखेंगे, और साइमन के शब्दों में परिभाषा देखेंगे। तो जो एक सामान्य परिभाषा है उसमें क्या है कि किसी विधिक द्वारा नीतियों, योजना, कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का जो विशिष्ट तंत्र होता है, मैंने क्या बोला, एक औपचारिक व्यवस्था होती है, वही लोक प्रशासन कहलाता है। वुडरो विल्सन साहब क्या कहते हैं कि कानून को निश्चित एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। मतलब पहले से ही कानून बने होते हैं, नियम बने होते हैं, उसी नियम और कानून के हिसाब से हम काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइमन कहते हैं कि जन साधारण की भाषा में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका संस्थाओं द्वारा जो कार्य संपादित किया जाता है वो लोक प्रशासन कहलाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो निग्रो साहब ने बड़ी अच्छी परिभाषा लिखी है, और वो लिखते हैं कि सरकार की तीनों शाखाओं से मतलब विधायिका है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, इनके बीच में जो परस्पर संबंध होता है वह लोक प्रशासन कहलाता है। अब हम समझ लेते हैं लोक प्रशासन की विशेषताएं। तो लोक प्रशासन की विशेषताओं में जो पहला बिंदु है वह है संगठनात्मक ढांचा और प्रशासनिक तंत्र अवश्य होता है। यह कैसे होता है? समझ लीजिए कि आपको संविधान के आर्टिकल 19 का इन्फ्लुएंस होता है, आपके अधिकार की, आपके स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। यह एक संगठनात्मक ढांचा बनाया गया है, एक प्रशासनिक तंत्र बनाया गया है कि आप कोर्ट में जाके अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि अधिकारियों के कार्यों का स्पष्टीकरण होता है। यह कैसे होता है? जैसे राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, उनके कार्य क्या क्या हैं, एक अधिनियम के द्वारा या नियम के द्वारा बना दिए गए हैं। इनकम टैक्स के अधिकारियों का क्या अधिकार है और क्या नियम है, उन चीजों को भी एक एक्ट के हिसाब से बना दिया गया है। आगे बात करेंगे तो सामूहिक उद्देश्यों की बात होती है। तो सीधी सी बात है, लोक प्रशासन का हमेशा याद रखिए एक ही उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य होता है लोक कल्याण का। इसी प्रकार कुछ विशेषताओं में हम देखेंगे तो निर्माण की बात होती है, क्रियान्वयन की बात होती है, इसके साथ ही कार्यपालिका शाखा से संबंधित इनकी विशेषताओं में शामिल किया जाता है। निश्चित नियमों के अनुसार निर्देशन और एवं संचालन किया जाता है। लोक प्रशासन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लोक प्रशासन की दृष्टि से निजी प्रशासन भिन्न होता है। यह कैसे होता है? मुख्य रूप से जो भिन्नता होती है वो दोनों के उद्देश्य में होती है। उद्देश्य में कैसे होती है? लोक प्रशासन का उद्देश्य मैक्सिमम वेलफेयर होता है, और वहीं पर निजी प्रशासन का उद्देश्य मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे के क्रम में हम देखते हैं कि लोक प्रशासन के अर्थ से संबंधित 2 दृष्टिकोण होते हैं। दृष्टिकोण को वहां पर हमने प्रशासन से संबंधित दृष्टिकोण की बात करी थी, अब हम लोक प्रशासन के अर्थ से संबंधित 2 दृष्टिकोणों की बात करेंगे। तो एक संकुचित दृष्टिकोण होता है और एक व्यापक दृष्टिकोण होता है। जब हम संकुचित दृष्टिकोण की बात करते हैं तो उसमें क्या बात होगी
वो हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले व्यापक दृष्टिकोण क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। व्यापक दृष्टिकोण में भी मैं वही एग्जाम्पल लूंगा जो पीछे लिया हूं, पीछे की बातों में लिया हूं। सबसे पहले आपको संविधान के आर्टिकल 44 जो समान नागरिक संहिता है, यदि आपको लागू करना है तो आप विधायिका में उसे बिल के रूप में प्रस्तुत करेंगे, विधायिका के द्वारा एक्ट बनाया जाएगा, कार्यपालिका के द्वारा उसे यह बताया जाएगा कि यह संवैधानिक है कि नहीं है, उसके बाद कार्यपालिका के द्वारा अंतिम में कार्यान्वित किया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं तो जब व्यापक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो उसमें तीनों चीजें आ जाती हैं, विधायिका भी सम्मिलित होती है, कार्यपालिका भी सम्मिलित होती है और न्यायपालिका भी सम्मिलित होती है। इसी प्रकार जब हम संकुचित दृष्टिकोण की बात करते हैं लोक प्रशासन की, तो उसमें केवल कार्यपालिका सम्मिलित होती है। लोक प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा क्रियान्वित करने की जो दृष्टिकोण होता है, जब हम इसकी बात करेंगे तो उसमें केवल संकुचित दृष्टिकोण की बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने लोक प्रशासन का महत्व आता है। महत्व में पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु नहीं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि गर्भ से लेकर कब्र तक की जो भी व्यवस्था है, इसे कुछ लोग जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण तक की व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब गर्भ से लेकर कब्र तक की सारी व्यवस्थाएं कैसे लोक प्रशासन के अंतर्गत आती हैं, हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि गर्भ में किस तरह से लोक प्रशासन आता है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसमें गर्भवती महिला तथा स्तनपान कराने वाली महिला को प्रति माह 6,000 रुपए देकर लोक कल्याण का काम किया जाता है। इसी प्रकार जब हम बच्चे बड़े होते हैं और स्कूल जाते हैं तो उनके पढ़ने के लिए क्या बात होती है, तो उसके लिए लोक प्रशासन के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन RTE की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे पढ़ सकें। जब बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ने के बाद उनको रोजगार की आवश्यकता होती है। अब रोजगार के लिए लोक प्रशासन क्या करता है, तो मनरेगा जैसी कई तरह की योजनाओं को शुरू करता है। जब वो रिटायरमेंट होता है, अपने काम से वृद्ध हो जाता है, तो वृद्धों के लिए भी लोक प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है। उसको हम कैसे समझ सकते हैं? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसमें वृद्धों के पेंशन से संबंधित बातें लाई गई हैं। इसी प्रकार जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु पर भी लोक प्रशासन मदद करता है। वो कैसे करता है? उसमें अंत्येष्टि सहायता योजना, इसमें जैसे श्रमिकों से संबंधित कोई योजना होती है, यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो 1 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। लोक प्रशासन के महत्व को ही रेखांकित करते हुए जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का संरक्षक ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय तथा परिवर्तन का साधन भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लोक प्रशासन के कुछ अन्य महत्वों को भी समझते हैं। जैसे पहला है जनहितों की सुरक्षा करना, विधि निर्माण तथा न्यायिक कार्य करना, और तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है संविधान का संरक्षण करना। अब लोक प्रशासन संविधान का संरक्षण कैसे करता है? आप समझ लीजिए कि आर्टिकल 21 के अनुसार आपको किसी से भी, यदि आप बालिग हैं तो मनपसंद विवाह करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन यदि आपका परिवार या समाज उसका विरोध करता है तो लोक प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि आपको जो फंडामेंटल राइट दिया गया है उन अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए आपका विवाह संपन्न कराए। और जब वह ऐसा करता है तो वह संविधान का संरक्षण कहलाता है। मतलब लोक प्रशासन संविधान के संरक्षण के हिसाब से भी अपना कार्य करता है। नियंत्रण तथा निर्देशन होता है। इसके अलावा कई तरह की नवीन चुनौतियों, अभी आप बात करिए कोविड-19 में लगभग 2 साल आपने लोक प्रशासन ने किस तरह से काम किया। केवल मनुष्यों की सहायता नहीं करी बल्कि जो सड़कों में जानवर घूमते थे उनको भी भोजन पहुंचाने का कार्य लोक प्रशासन के द्वारा किया गया। आप ये समझिए कि जिन गार्डन में पेड़ पौधों तक आदमी नहीं पहुंच पा रहे थे किसी कारणवश, उन पेड़ पौधों में भी पानी की व्यवस्था, उन पेड़ पौधों को हरे भरे रखने की व्यवस्था लोक प्रशासन के द्वारा किया गया। आप समझ सकते हैं कि लोक प्रशासन केवल मानव कल्याण के लिए नहीं है बल्कि कई तरह के अन्य कल्याणों में भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक उपकरणों का संचालन करता है, राजस्व प्राप्त करता है, जिसके कारण
कई तरह की लोक कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाता है। नीति निर्माण और नियोजन का कार्यक्रम, जिसकी चर्चा हम आगे कर चुके हैं कि किस तरह वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। आपदा प्रबंधन संबंधी कई तरह के कार्य करता है। वो कैसे करता है? आपदा संबंधी कार्य करता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी झारखंड देवघर का रोपवे हादसा आपको याद आ रहा होगा। उसमें ऐसा होता है कि रोपवे में लगभग 50 लोग फंस जाते हैं। उन 50 लोगों को बचाने के लिए पूरा प्रशासन तंत्र बहुत अच्छे तरह से लगभग 48 से 50 घंटे तक काम करता है। इसके अलावा प्रशासन से काम नहीं हो पाता है तो उसी के अंतर्गत सैनिकों को बुलाया जाता है और पूरा ऑपरेशन चला के उनकी जान को बचाया जा सकता है। इन सभी बातों से हम समझ सकते हैं कि लोक प्रशासन का कितना महत्व है। इसी प्रकार लोक प्रशासन जनता को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, सेवाएं प्रदान करता है, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, पर्यावरण सुरक्षित रखने से संबंधित कई तरह की चीजें उपलब्ध कराता है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? मैंने आपको बोला कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की प्रकृति और स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरह की बहुत फ्रूटफुल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से, यूट्यूब चैनल से, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहिए और इसी तरह की महत्वपूर्ण बातों का लाभ उठाइए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूं। थैंक यू।